सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। आइटम नंबर 2, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 1 पर रखे गए प्रपत्र आपकी अनुमति से मैं सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूँ। आइटम नंबर 3, श्री जितिन प्रसाद। With your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name as serial number 3 in the revised list of business for today. आइटम नंबर 4, श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो मेरे कलीग रामदास अठावले जी के नाम के आगे अंकित हैं फॉर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 5, श्री रामनाथ ठाकुर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर अपने नाम के समक्ष दर्ज पत्र सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6, श्री नित्यानंद राय। आपकी अनुमति से मैं आज की प्रदीक्षित कार्यसूची के क्रमांक संख्या 6 पर मेरे नाम के सम्मुख लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 7, डॉक्टर पी चंद्रशेखर। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. आइटम नंबर 8, श्री SP सिंह बघेल। मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित कागज हिंदी और अंग्रेजी सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 9, श्री भागीरथ चौधरी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 9 में उल्लिखित कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 10, श्री राजीव रंजन सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज के संशोधित कार्यसूची में क्रमांक 10 पर मेरे नाम से अंकित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 11, श्री SP सिंह बघेल। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 31वीं प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में दस्तावेज सभा के पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, सभी दलों से चर्चा करने के उपरांत ये सहमति बनी थी कि संसद भवन के किसी द्वार पर धरना और प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। संसद भवन के अवरुद्ध होने के कारण कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में मुझे लिखकर सामूहिक रूप से दिया था कि रास्ता रोकने से उनको असुविधा होती है। विशेष रूप से महिला सांसदों ने भी अलग से मुझे पत्र दिया था और ये निर्णय भी हुआ था कि हम किसी भी द्वार पर प्रदर्शन धरना नहीं करेंगे जिससे मान्य सदस्यों को आने जाने में अवरोधक हो। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके किए हुए निर्णय पर हम सब क्रियान्वित करें और जो निर्णय और फैसले हो जाते हैं उन निर्णय और फैसलों पर अगर निर्णय फैसले करते हैं उसको लागू करने में सामूहिक सहमति बने। माननीय सदस्य, नहीं, मैं खुद आज वहां पे गया था, ये उचित नहीं है और इस बारे में आप सबसे सहमति बन चुकी थी, इसलिए जब सहमति बन गई हो तो उसको लागू करने की जिम्मेदारी भी सबकी है। शून्यकाल अविलंब लोकमत के प्रश्न डॉक्टर कलामदी वीरा स्वामी। कलानिधि Sir, thank you very much, sir. Sir, I would like to bring to the notice of this House that there are several All India civil services which are functioning, sir, like Indian Administrative Service, Indian Railway Service, Indian
police service. We have 20 such services in this country. And it has been a long pending demand from the medical fraternity that healthcare is one of the biggest subjects in this country, sir. We have a budget allocation of probably less than 2% of our budget is allocated towards healthcare, whereas the recommendation was 6%, sir. So 3 lakh crores should have been the budget allocation. But if you look at the services, the people who are coming to work under these services are people who do not have any kind of a medical background. So similar to what you have in forest services or foreign services, we wish to have an Indian medical service where preferably somebody from a medical background, either MBBS doctors or BDS doctors, can be selected so that the healthcare delivery can be much better, because when you have an administrative person coming into a hospital or a healthcare department, it is difficult for them to understand the problems which are being faced, sir. Especially if you look at it, all statistics, whatever we have, be it about anemia or even about a lot of these vitamin D, we have issues where we are taking only Western standards, sir. We do not have an Indian-related. So to do some research like this, if somebody from the medical fraternity is there, it will be very helpful, sir. Thank you very much. नागर सिंह चौहान. माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. माननीय अध्यक्ष जी, मैं रतलाम संसदीय क्षेत्र से आती हूँ. मेरे संसदीय क्षेत्र के अलीराजपुर जिले की 3 पंचायतों की 600 हेक्टेयर कृषि भूमि की नीलामी बोली लगाई गई थी, जिसको कोल इंडिया लिमिटेड CIL कंपनी को ग्रेफाइट खनन की लीज स्वीकृति की गई. अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि इसे रद्द किया जाए. लोग भयभीत हैं, सड़कों पर उतर आए हैं. अगर इसे नहीं रोका गया तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि पूरी जमीन पर खेती की जाती है, उसी पर निर्भर है. धन्यवाद. धन्यवाद. हमारी नई सदस्य है, जिला परिषद की सभापति भी रही है और दूर दराज के गांव से आती. हाँ, कौन? श्रीमती लालजी वर्मा. ओ सॉरी, श्री लालजी वर्मा. करेक्शन कर लेना भाई. मान्यवर, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंबेडकर नगर जिले के लगभग लाखों लोग बम्बई में रहते हैं, अपना कारोबार करते हैं, लेकिन रेलवे का उचित साधन नहीं है. एक साकेत ट्रेन चलती है जो अयोध्या से मुंबई के लिए सप्ताह में केवल 2 दिन चलती है. एक तो मेरी मांग है कि उस ट्रेन को प्रतिदिन चलाया जाए. इसके साथ साथ मान्यवर, मुगल सराय से लेकर लखनऊ तक पैसेंजर ट्रेन चलती थी, जो तमाम स्टेशनों पर कटहरी है, गोसाईगंज है, अलनाबारी है, वगैरह वगैरह से होकर गुजरती थी. आज उस मुगल सराय पैसेंजर को बंद कर दिया गया है. हमारी मांग है कि मुगल सराय पैसेंजर ट्रेन को फिर से चलाई जाए. इसके साथ साथ मान्यवर, टांडा बुनकर क्षेत्र है मान्यवर, अंबेडकर नगर जिला बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है और उनका बिजनेस के लिए प्रत्येक दिन खलीलाबाद जाना पड़ता है, संत कबीर नगर खलीलाबाद जाना पड़ता है. बीच में कोई लाइन नहीं, रेलवे लाइन नहीं है. और टांडा जो रेलवे स्टेशन है, सबसे अधिक राजस्व देने वाला रेलवे स्टेशन है, वहाँ से कोई भी यात्री ट्रेन नहीं है. हमारी ये मांग है कि टांडा और बस्ती के बीच में नई रेलवे लाइन बिछाई जाए और अकबरपुर जंक्शन से बस्ती के लिए खलीलाबाद गोरखपुर तक के लिए अलग से ट्रेन चलाई जाए. ये हमारी मांग है आपके माध्यम से. धन्यवाद. श्री अरविंद धर्मापुरी. Honorable Speaker, sir, it is an honor to stand here before you to present a crucial request related to the revered spiritual guru Sant Sri Sevalal Maharaj Ji. Sant Sri Sevalal Maharaj Ji was born on 15th Feb 1739 in Surgundan Koppa, Devangiri district of Karnataka. He emerged as a beacon of social reform and spiritual guidance for the Banjara community with his profound knowledge
in Ayurveda and naturopathy. He dedicated his life to dispelling myths and eradicating superstitions among the tribal communities, thereby transforming their way of life. Traveling across the country with his Ledeni troupe, Sant Sevalal Maharaj Ji served the forest dwellers and nomadic tribes, inspiring them to abandon their nomadic lifestyle and settle in the traditional tandas. His efforts ensured that the Banjara community preserved its cultural heritage while adapting to a settled way of life. There are about 12 crore people belonging to the Banjara community in this country. Today, his legacy resonates in states like Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, and Madhya Pradesh, where his birth anniversary is celebrated with great reverence every February. The Samadhi Sthal of Sant Sevalal Maharaj Ji, located in Poradevi, Maharashtra, stands as a testament to his enduring influence, often referred to as Banjara Kashi. His life's work is eliminating atrocities. His dedication to public service and humanitarian causes continue to inspire generations. In a parliament complex adorned with portraits and statues of illustrious personalities like Chhatrapati Shivaji Maharaj Ji, Kuttur Rani Chinnamma Ji, Sri Aurobindo Ji, Gurudev Rabindranath Tagore Ji, Mahatma Basaveshwara Ji, and Devi Ahilya Bai Holkar Ji, it is only fitting that we also honor Sant Sri Sevalal Maharaj Ji. His teachings emphasizing education, cultural preservation and patriotism are crucial in our pursuit of a Viksit Bharat, a developed India. By installing a statue of Sant Sri Sevalal Maharaj Ji in the Parliament complex, we not only pay homage to a great guru revered by a Banjara community and beyond, but also reaffirm our commitment to the values he championed. Let us celebrate his contributions and ensure his legacy continues to inspire and guide us towards a brighter future. Jai Sevalal, Jai Jai Sevalal. श्री असाउद्दीन ओवैसी जी। मोहतरम स्पीकर साहब, हज कमेटी में जो करप्शन चल रहा है उसके बारे में मैं आपके सामने जिक्र करना चाह रहा हूं। हज कमेटी के सीईओ का अपॉइंटमेंट का एडवर्टाइजमेंट 3/11/2023 को दिया गया था। उसके बावजूद भी एक परमानेंट सीईओ को अपॉइंट नहीं करने की वजह से हज कमेटी में जो हाजी हिंदुस्तान से सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ पर जो करप्ट ऑफिशियल है सब स्टैंडर्ड बिल्डिंग का सिलेक्शन करते हैं और हमारे हिंदुस्तान के हाजियों को बड़ी तकलीफ हुई। सीईओ नहीं रहने की वजह से वहाँ के अहदेदारों ने मीना, मुजदलफा, अरफात में कंपनी को जो दिया जाता है हाजियों की खिदमत के लिए, उनसे पैसे लिए। गवर्नमेंट एक सिस्टम बनाए ताकि इन प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को करप्शन से बचाया जाए। हज कमेटी से जो गरीब हिंदुस्तान के हाजी जाते हैं उनको तकलीफ से बचाया जाए, मेरा हुकूमत से मुतालबा है। दिलीप शेखिया जी। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके माध्यम से मैं भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस समय विश्व में सबसे अधिक तेजी से जनसंख्या वृद्धि भारत में हो रही है और वर्तमान में ये भारत की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भी भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। इसके पीछे अशिक्षा, बेहतर चिकित्सा सुविधा, बाल विवाह, सामाजिक सुरक्षा, अंधविश्वास आदि जैसे बहुत से तर्क दिए जाते हैं, लेकिन अब समय इसके उचित निवारण का है। पूरे विश्व में हर साल 8 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि होती है, जिसमें केवल भारत में 200 करोड़ की वृद्धि अकेले भारत में होते हैं। भारत में प्रति मिनट 52 बच्चे पैदा होता है। जनसंख्या वृद्धि हमेशा ही भारत के लिए एक समस्या रही है और इस समस्या के कारण देश में अनेक समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसमें प्रमुख है पर्यावरण प्रदूषण, गरीबी, बेरोजगारी, भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। इन समस्याओं से छुटकारा पाने और जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयास करना अति आवश्यक है। आपके द्वारा केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि देश में सीमित संसाधनों और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की उपलब्धता के आधार पर जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थिति से देश को बचाने के लिए एक ठोस राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाई जाए। मेरे आसाम नॉर्थ ईस्ट भी इससे अछूता नहीं है। आसाम का जनसंख्या करीब 40% तक पहुंच गए हैं अध्यक्ष महोदय। इसीलिए आसाम पूरे पूर्वोत्तर, बिहार, बंगाल, पूरे नॉर्थ ईस्ट, बिहार बंगाल के साथ इस समस्याओं से काफी दिनों से जूझते आ रहा है। अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ते जाएगा तो पूरे पूर्वोत्तर भारत से अलग होने का मांग जो उनका जिन्ना का था, हंस के लिया हिंदुस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, ये जो उनका जो एक
पुराने जो उनका एक पौन है, प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा को सफल कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस विषय के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष नीति अपनाएं। ऐसे इस विषय पर विदेश मंत्री जी और सर्वदलीय बैठक हो चुकी है। मैं इसलिए इस विषय को उठा रहा हूं क्योंकि विदेश मंत्री ने दोपहर को उसके ऊपर बयान देना है, तो हमारी जो चिंताएं हैं उनको भी अपने संज्ञान में ले लेंगे जब वो बयान देंगे। तो मैं 2-3 बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। बांग्लादेश से अध्यक्ष जी भारत का एक विशेष रिश्ता रहा है। 1971 में बांग्लादेश की संरचना में भारत ने एक विशेष भूमिका निभाई थी, जिससे जो दक्षिण एशिया का भूगोलिक मैप है वो 1947 के बाद एक बार फिर से बदला था। जो परिस्थितियां बांग्लादेश में आज की तारीख में उत्पन्न हैं वो बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही चिंताजनक है। जनवरी 2024 में शेख हसीना जी के नेतृत्व में अवामी लीग की चौथी बार सरकार बनी थी और लगभग 6 महीने के बाद ही एक ऐसी परिस्थिति वहाँ पे उत्पन्न हुई कि एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के कारण सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और शेख हसीना जी को वो मुल्क छोड़ना भी पड़ा। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ कि सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं है, पिछले 3-4 वर्ष में दक्षिण एशिया के कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता काबिज रही है। चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव्स हो, और पाकिस्तान में भी जो फौज का वर्चस्व है वो सिविलियन सरकार के ऊपर बढ़ता जा रहा है। चीन का हस्तक्षेप भी वेस्टर्न इंडियन ओशन में पिछले कई वर्षों में बढ़ा है और इसलिए मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि भारत दक्षिण एशिया का सबसे प्रमुख मुल्क है और दक्षिण एशिया में अगर अस्थिरता होती है उसका सीधा सीधा असर भारत पे पड़ता है और सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत पे पड़ता है। तो मैं सरकार से ये जानना चाहूँगा, जब विदेश मंत्री जवाब देंगे, कि पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता को बहाल रखने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं और अगर ये जो राजनीतिक अस्थिरता है ये इसी तरह फैलती रही तो इसके जो नकारात्मक प्रभाव है वो भारत के ऊपर क्या पड़ने वाले हैं, ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। अतुल गर्ग जी, अतुल गर्ग जी, अतुल गर्ग जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान और सदन का ध्यान एक बहुत मार्मिक विषय के लिए उठाना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, यार भाई वो सुनेगा ही नहीं। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, सदन में आप वरिष्ठ सदस्य हैं, लाखों लोगों से आपको जनता जिताकर भेजती है। आप सब जानते हैं कि इस तरीके से बहस करने से न तो कोई रिकॉर्ड में जारी, न इस तरह की चर्चा करनी चाहिए और वरिष्ठ सदस्य को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसे आपस में डिबेट चर्चा न करें तो उचित रहेगा, नहीं तो वो अपनी प्रतिष्ठा खुद गिरा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं कहना उसमें। अतुल गर्ग जी, अतुल गर्ग। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान और पूरे सदन का ध्यान एक बहुत मार्मिक विषय पे उठाना चाहता हूं। एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि 30.5 लाख लोगों को भारत के अंदर कुत्तों ने काटा है और उसमें 286 लोगों की मृत्यु हुई है।
मैंने किसी अगर का ये नाम आंकड़ा नहीं लिया, ठीक है, कोई अपने आप नहीं समझे। अगर ये आंकड़ा ठीक है तो अकेले मेरे गाजियाबाद के अंदर एक साल में 35,000 लोग कुत्तों के काटने का शिकार हुए हैं। बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे इसके सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, परसों के अखबार में भी, जागरण अखबार में एक फोटो के साथ छपी है खबर कि एक बच्चे का कान पूरा का पूरा कुत्ता काट करके ले गया। 4 दिन पहले एक छोटा बच्चा जो मजदूर का बच्चा था, उसे रेबीज के कारण एक दर्दनाक मौत हुई। रेबीज के, अरे आप ही के लिए बोल रहा हूं, प्लीज बोलिए। अगर प्राइवेट पालतू कुत्ता हो तो वो अगर किसी को काट ले तो कोई जिम्मेदार होता है। अगर कोई प्राइवेट कुत्ता हो वो गंदगी कर दे तो कोई जिम्मेदार होता है। पर कोई आवारा कुत्ता हो तो कोई कुत्ता प्रेमी उस जिसके काटने वाले के सामने नहीं आता, उसे बचाने के लिए नहीं आता। कोई कुत्ता प्रेमी आपसे मेरा ये निवेदन है कि पहले भी संसद के अंदर और लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे निर्णयों का पुनर्विचार हुआ है। ऐसे नियम बनाए गए हैं कि यदि उसकी नसबंदी करा दी जाए कुत्ते की तो उसको वापस नहीं छोड़ना पड़ता है। मेरे बच्चे खेल नहीं सकते हैं, लोग घूमने, अरे आप ही के लिए कह रहा हूं, आप भी सुन लीजिए। अरे प्लीज मारे सर, प्लीज आप इधर बोलिए। इधर बच्चे खेल नहीं सकते हैं। एक आतंक का वातावरण पूरे शहर के अंदर बना हुआ है, जो और भी जगह बना हुआ होगा। तो आपसे मेरा निवेदन ये है कि इस पर दोबारा से कमेटी बनाकर विचार हो। जो कहते हैं कि एबीसी कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये लगातार कुत्ते काटने की और मरने वालों की संख्या बढ़ क्यों रही है? ये इन नियमों में पशु प्रेमी और मानव की स्वतंत्रता के बीच में कहीं ना कहीं कोई असंतुलन है। ये कोई भी सरकार हो, कोई भी कोर्ट हो, हमेशा मानवता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। श्री राजकुमार रोज, तो आपसे निवेदन है कि इस विषय पर एक कमेटी बना दें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माही परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांसवाड़ा को लेकर एक महत्वपूर्ण विषय आया है। अभी कुछ दिन पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कार्मिकों द्वारा और वहाँ के स्थानीय प्रशासन द्वारा वहाँ पर अभी बारिश का समय है, बारिश के समय के दौरान वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, उनके मकान बने हुए हैं, खेतीबाड़ी कर रखी है, लेकिन प्रशासन ने एक तरफ ऊपर से बारिश हो रही है और उन लोगों को हटाने का काम किया। लोगों ने विरोध किया तो लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार कर रखा है। इसमें से लगभग अधिकतर महिलाएं हैं सर। ये वर्तमान में माही परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांसवाड़ा के कार्मिक, एनपीसीएल के कार्मिक और जिला प्रशासन द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में डाल दूं, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र उस क्षेत्र के लिए आने वाले समय में एक विनाशकाली परियोजना होगी। हम देखते हैं कि कई जगह देखा गया है, कई ऐसे उदाहरण आए हैं। फुकुशिमा जापान 2011 में भूकंप आया और वहां एक तबाही मची, परमाणु बिजली घर लगा हुआ था। चेरोनोबिल सोवियत संघ 26 अप्रैल 1986 में हल्का सा भूकंप आया और उस भूकंप की वजह से वहां पर जो परमाणु संयंत्र जो लगा हुआ था उसका दिक्कत हुआ और 40 लोग मारे गए। अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि इस परियोजना में माही बांध से पानी लिया जा रहा है और दूषित पानी वहां पर छोड़ा जाएगा, जिससे वहां पर जो माही डैम के अंदर वहां से एग्रीकल्चर के लिए पीने के लिए पानी जा रहा है, तो उसको उपयोग करने वाले लोग आने वाले समय में कहीं न कहीं उनके शारीरिकता के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, अधिक कई बीमारियों के साथ पीड़ित होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक रिपोर्ट आई है, उसमें यह किया गया है कि ये परमाणु बिजली घर लगता है तो आसपास का एरिया में 3 डिग्री तापमान बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा अनुरोध है कि इस परियोजना को रोका जाए, वहां के लोगों को विस्थापित नहीं किया जाए
और हम भविष्य में पूर्व में जो घटनाएं हुई है परमाणु बिजली घर की वजह से, तो आने वाले समय में भी वो विनाशकाली साबित हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, आपसे पुनः अनुरोध है कि जिन लोगों को अभी बारिश के समय विस्थापित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनको रोका जाए और इस परियोजना को रोका जाए। धन्यवाद। के ईश्वर शामी। தேங்க்யூ ஹானரபிள் ஸ்பீக்கர். எனது பொள்ளாச்சி நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட வால்பாறை சட்டமன்ற தொகுதியில் உள்ள பிரச்சனை தங்களின் கவனத்திற்கு கொண்டு வருகின்றேன். வால்பாறை மலைப்பகுதி தேயிலை தோட்டங்களும் இயற்கை அழகுக்கும் பெயர் பெற்றது. வால்பாறை தேயிலை எஸ்டேட் பகுதியில் 60,000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கின்றனர். அவர்களில் பெரும்பாலானோர் அங்குள்ள தேயிலை தோட்டங்களில் பணிபுரியும் தோட்ட தொழிலாளர்கள். வால்பாறை தேயிலை எஸ்டேட் பகுதி முழுவதும் சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட இந்திரா காந்தி வனவிலங்கு சரணாலயத்தின் கீழ் வருகிறது. இந்த பகுதியில் வன உயிரினங்கள் தாக்குதலால் ஏராளமானோர் உயிரிழந்துள்ளனர். காப்புக்காடு மற்றும் வனவிலங்கு சரணாலயமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் அங்கு வசிக்கும் மக்கள் அச்சத்துடன் வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டியுள்ளது. மேலும் அந்த மலைப்பகுதியில் உள்ள மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளுக்கு தடுப்பு வேலிகள், மின்கம்பிகள் அமைத்து பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும். நீர்த்தொட்டிகள் அமைத்து வழிவகை செய்து வனவிலங்குகள் நமது கீழ்ப்பகுதியில் வருவதை தடுப்பதற்கு மத்திய அரசு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சரின் தடையால் இந்த பகுதி தொலைதூர குடியிருப்புகளுக்கு சரியான சாலை இணைப்பு வசதி இல்லை என்பதை நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். உயிர்கள் மற்றும் உடைமை இழப்புகளுக்கு வனவிலங்குகளால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கவும் அதை நீட்டிப்பு செய்யும் அரசு முன்வர வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகின்றேன். வால்பாறை மேல் பகுதிக்கான கோரிக்கைகளாக தேயிலை தொழில் அல்லாத ஒரு மாற்றுத் தொழில் அமைத்து தர வேண்டும். வால்பாறையில் வாழும் தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு நிரந்தரமாக குடியிருப்பதற்கு 3 சென்ட் நிலம் ஒதுக்கி ஒன்றிய அரசின் சார்பில் இலவசமாக வழங்க ஆவணம் செய்ய வேண்டும். வால்பாறை மலைகளின் இளவரசு வால்பாறை நிரந்தர சுற்றுலாத்தலமாக மாற்ற வேண்டும். வால்பாறை மலைப்பகுதி எஸ்டேட் பகுதிகளில் பிஎஸ்என்எல் தொலைத்தொடர்பு சேவை முற்றிலுமாக இயங்குவதில்லை. எனவே அந்த பகுதியில் கிடைப்பதற்குண்டான வழிவகை செய்து தர வேண்டும் என்று அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்து ஏற்கனவே தமிழ்நாடு முதலமைச்சரான தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு 350 ரூபாயாக இருந்த சம்பளத்தை 425 ரூபாயாக உயர்த்தி அரசாணை பிறப்பித்துள்ளார்கள். இதனால் சுமார் 25,000 தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்கள் பயனடைந்துள்ளார் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மலையடிவார கிராமங்களில் வசிக்கக்கூடிய விவசாய பெருங்குடி மக்கள் தங்களது கால்நடையில் ஆடு மாடு போன்றவைகளை வனப்பரப்புகள் மேய்ச்சலுக்கு பயன்படுத்துவதற்குண்டான அனுமதியை இந்த அரசு வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டு உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். माननीय सदस्य डॉक्टर कल्याण वैजनाथ राव जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं आपके माध्यम से सरकार को एक अनुरोध करना चाहता हूं, ये बात बताना चाहता हूं कि मेरा चुनाव क्षेत्र जिला जालने में और महाराष्ट्र के अंदर और महाराष्ट्र के बाहर भी एक ज्ञान राधा मल्टी कोऑपरेटिव स्टेट सोसाइटी स्थापित की गई है और वो 2006 में, और उसके करीब महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र बाहरी भी 51 शाखाएं हैं, जिसमें 5,000 लोगों ने 1,500 करोड़ रुपए रखा है डिपॉजिट बोलकर। मैं सरकार से ये बात बताना चाहूँगा, इसका जो मास्टरमाइंड है वो सुरेश कुटे नाम का, उसके ऊपर पुलिस ने 10 केसेस भी दाखिल किए हैं। ये तो बात हो गई, लोगों को लालच बता करके 12-14% डिपॉजिट के ऊपर देने की बात कर करके सारे लोगों से, गरीब लोगों से पैसे जमा कर तो ले लिए, लेकिन उसके बाद वो रफू चक्कर हो गया है और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी उसने परचेस की है। मैं आपसे, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करके जो गरीब लोग हैं उन लोगों को, जो डिपॉजिटर है, उनको सरकार की तरफ से कुछ राहत देने के लिए कदम उठाए जाए। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य श्री भरत मुथुकुमिली जी। Thank you, Madam, for giving me this opportunity in the 0 hour. I want to speak about developing a national program for cancer screening. I'm a trustee on a cancer hospital, which is a non-profit in Hyderabad, and I see the amount of cost that it takes to treat cancer. But unfortunately, our screening at an India level is far lower than it should be. Our cervical cancer screening rate is about 1% of the population, and breast cancer screening rate is about 2%. Whereas countries like the US, we're screening about 70-80% for cervical and breast cancer. Why am I saying this? Because cancer cost
is the highest cost per hospitalization, 50% greater than the next highest, which is cardiovascular disease. Average hospitalization cost each time is about 70,000 rupees. Treatment, there is new investment that's happening in nanotechnology, which over the last 10 years hasn't become as viable yet. An Indian institution, IIT Bombay, Tata Memorial, have come together with a CAR T cell therapy, which is showing promising results. But regardless, both these are very expensive, and we still haven't done enough into investment into cancer screening. As a trustee in this cancer hospital called Basavatarkam, we do cancer screening through a mobile cancer screening bus. But the challenges with that are we aren't able to reach remote areas, and there is also a social stigma in women to come and get checked for breast cancer or other. So one thing that's been developing over the last decade in particular has been blood-based cancer tests, which today have come to be about as costly or slightly cheaper than mammography that is done in a traditional hospital, with about 1,500 rupees. So these blood-based tests, as they are becoming better and cheaper, I think we can scale it up and take our national mission for cancer screening from 1 to 2% to maybe 10, 20% in the coming years. And I think the central government needs to give a message overall to do that. And I think the last part is, what is causing cancer? Is it microplastics? Is it lifestyle? I think funding research on what is causing this increase in incidence in cancer is going to be very important for the country. And investing into AI that will help us to screen cancer at an earlier rate. Thank you, ma'am. माननीय सदस्य श्री हरेंद्र सिंह मलिक जी।